मैं डॉक्टर नरेंद्र झा डिग्री 3 ऑनर्स इतिहास के छात्रों से फ्रांस की 1848 की क्रांति पर अपने दूसरे और कंक्लूडिंग लेक्चर के साथ हूँ। अभी तुरंत हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से 1830 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद लुई फिलिप को वहाँ की गद्दी पर बिठाया गया था और देश के अंदर उसको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, उसकी नीतियां क्या थीं और उसके विरोधी पक्ष के लोग कौन सब थे। और इस क्रम में हम लोगों ने बात की थी कि आरंभ से ही लुई फिलिप के शासन के कुछ विरोधी तत्व फ्रांस में थे, जिसमें लेजिटिमिस्ट्स लोग थे, न्यायता के समर्थक, ऐसे लोग जो ये मानते थे कि फ्रांस की गद्दी पर सिर्फ बोर्बा घराने का जो दावा है वो दावा सही है। दूसरा जो वर्ग था वो था रिपब्लिकन्स का, जिनको लग रहा था कि 1830 में गणतंत्र की स्थापना होते होते रह गई। तीसरा दल था नेपोलियन बोनापार्ट के समर्थकों का, बोनापार्टिस्ट लोगों का, जो नेपोलियन बोनापार्ट के वंशज को फ्रांस की गद्दी पे लाना चाहते थे या शासन का भार देना चाहते थे। सिर्फ संविधानवादियों का जो ग्रुप था वो लुई फिलिप के शासन का समर्थन कर रहा था। तो बहुत सारी कठिनाइयां थी लुई फिलिप के सामने। उसके शासन के खिलाफ लगातार विद्रोह होते रहे। उसने प्रयास किए थे इन वर्गों को खुश करने के, बोनापार्टिस्ट लोगों को भी खुश करने का प्रयास किया उसने, फिर से गणतंत्रवादियों को भी खुश करने का प्रयास किया उसने, लेकिन ये बहुत संतुष्ट नहीं हुए उसके जो विरोधी पक्ष के लोग थे। और जो सबसे बात लोगों को अखर रही थी उसकी जो विदेश नीति जो थी और इंग्लैंड के इच्छाओं के अनुरूप चलने की जो उसकी विदेश नीति थी, इंग्लैंड के सबसर्विएंट पावर के रूप में जो उसकी काम करने की नीति थी, उससे फ्रांस के लोग बेहद अपमानित अपने आप को महसूस कर रहे थे। उनको लगता था कि नेपोलियन बोनापार्ट के ज़माने में पूरे यूरोप में फ्रांस का दबदबा था और लुई फिलिप ने बिल्कुल फ्रांस की स्थिति को कमजोर कर दिया। तो पर 1848 की जो क्रांति, इसका जो तात्कालिक कारण था वो था कि वहां पर जो मताधिकार था, वोट देने का अधिकार था, जो वितरत हम लोग बात कर रहे थे पिछले क्लास में, वो बहुत सीमित था। प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशंस बहुत हाई थे और जनता चाहती थी कि और कुछ नेता भी चाहते थे, थियर्स जैसे नेता जो चाहते थे, वो चाहते थे कि फ्रांस में मताधिकार का विस्तार किया जाए। गणतंत्रवादी चाहते थे। तो इस प्रश्न ने मताधिकार के इस प्रश्न ने एक जबरदस्त आंदोलन का रूप ले लिया। 1847 के वर्ष में इन लोगों ने निश्चय किया कि फ्रांस भर में सभाएं करके राजा से यह कहा जाए कि देश में सुधार की आवश्यकता है और विशेष रूप से मताधिकार को और विस्तृत किया जाए। फ्रांस के सभी बड़े बड़े नगरों में जुलूस निकले, सभाएं हुई तथा फिलिप के शासन की निंदा की जाने लगी और जनता को विद्रोह के लिए भड़काया जाने लगा। सारे देश में राजनीतिक जागृति फैल गई और सुधारों के लिए आंदोलन जो था वो बहुत सशक्त हो गया। सरकार को यह आंदोलन किसी भी तरह सह्य नहीं था और सरकार के जो लुई फिलिप के जो प्रधानमंत्री थे गीजो, वो सुधार के, मताधिकार के सुधार के किसी प्रश्न को एंटरटेन करने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इस राजनीतिक जागृति को दबाने के लिए लुई फिलिप ने यह हुक्म जारी किया कि कहीं भी कोई सभा सरकार की आज्ञा के बिना न की जाए। प्रेस, भाषण और समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। असंख्य विरोधी जेलों में बंद कर दिए गए और फ्रांस में फिर से एक बेहद रिएक्शनरी शासन शुरू हुआ। जनता उसके मनमाने कार्यों को सहने वाली नहीं थी। क्रांतिकारियों के नेता पूर्ण रूप से तैयार हो चुके थे और अधिक से अधिक सभा संख्या में जनता का समर्थन प्राप्त कर लेना चाहते थे।
22 फरवरी 1848 को अमेरिका के प्रसिद्ध क्रांतिकारी जॉर्ज वॉशिंगटन का, जो अब अभी तुरंत हम लोगों ने बात की थी, पहला राष्ट्रपति भी जो था, उसका जन्म दिवस था। और इस अवसर पर आंदोलनकारियों ने जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए देश भर में सुधार प्रीति भोजों का आयोजन किया। इस समय पूरे फ्रांस में प्रीति भोजों का एक अनोखा ढंग था। सुधारकों का दल पेरिस में अलग अलग जगह पर बैंक्वेट्स ऑर्गेनाइज करता था, जिसमें बड़े लंबे चौड़े भाषण होते थे, शासन व्यवस्था की निंदा की जाती थी और जोरदार शब्दों में सुधारों की मांग की जाती थी। 22 फरवरी का जो प्रीति भोज था, उसमें जनता ने उत्साह के साथ भाग लिया। एक जुलूस का भी संगठन किया गया। लुई फिलिप की सरकार इस प्रदर्शन को कुचलने पर तुली हुई थी। उसने जुलूस और प्रीति भोज दोनों को रोक दिया। इसके बावजूद पेरिस में बहुत भीड़ जमा हो गई थी और उस भीड़ को दबाने के लिए गीजो ने सिपाही बुला लिए वहां पर। ये आंदोलनकारी जो थे वो गीजो को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे जो सैनिक जिसको गीजो ने बुलाया था वो आंदोलनकारियों से जाके मिल गए। लुई की आंखें खुली। मॉब को सेटिस्फाई करने के लिए लुई ने गद्दी गीजो को बर्खास्त कर दिया। पहले कदम में उसने गीजो को बर्खास्त कर दिया और संभवतः 1848 की क्रांति यहीं समाप्त हो जाती। पर एक ऐसी घटना घटी, 23 फरवरी को उत्तेजित जनता ने गीजो के मकान को घेर लिया और उसकी रक्षा करने वाले सैनिकों ने भीड़ पर गोली चला दी। उसमें कुछ लोग मारे गए। अब जनता के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। अभी तक तो बात सुधार जिंदाबाद, सुधार की मांग हो रही थी, पर अब गणतंत्र जिंदाबाद का नारा लगने लगा और 24 फरवरी को संपूर्ण पेरिस में लड़ाई शुरू हो गई। अब मामला राजसत्ता के अंत का था। जनता की एक भीड़ ने राजमहल को घेर लिया और उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। सेना ने लुई की रक्षा करने से इनकार कर दिया। लुई घबरा गया और उसके सामने राज्य छोड़कर भाग जाने का अतिरिक्त कोई चारा नहीं रहा। उसने अपने पोते को फ्रांस की गद्दी पर बिठाकर भागने का निश्चय किया। तो लुई फिलिप तो फ्रांस से भाग गया, लेकिन एक नई सरकार की जरूरत हो गई। तो प्रतिनिधि सभा ने ऑर्लियंस एक वंश के राजकुमार को गद्दी पर बिठा दिया, लेकिन समाजवादी और गणतंत्रवादी इस निर्णय के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने लुई फिलिप को फाइनली सिंहासन छोड़ने पर बाध्य किया, क्योंकि वो फ्रांस में एक गणराज्य की स्थापना चाहते थे। इन लोगों ने प्रतिनिधि सभा के निर्णय को मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार दोनों दलों की एक सम्मिलित बैठक हुई और इस सम्मिलित बैठक में एक सरकार का निर्माण किया गया, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट का निर्माण किया गया इस बैठक के द्वारा। और इस सरकार में लमटाइन थे, लेद्रुरोला थे, ये लोग सरकार के अंग थे। और इस सरकार ने फ्रांस में गणराज्य की स्थापना की बात कही। तब तक और उन्होंने ये भी कहा कि स्थिर रूप से सरकार का संगठन करने और नवीन शासन विधान का निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय विधानसभा के निर्वाचन की व्यवस्था होगी और इस तरह यह आंदोलन जो सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था वो अचानक क्रांति के रूप में परिणत हो गया और फ्रांस में राजतंत्र का एक बार फिर अंत हो गया और उसकी जगह पर गणतंत्र का काल आरंभ हो गया। ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट था फ्रांस में, इसमें रिपब्लिकन लोग भी थे और सोशलिस्ट लोग भी थे। गणतंत्रीय मध्यम वर्ग के लोग थे, उनका विचार बहुत ही नरम था। वे राजा के लिए निरंकुश शासन का अंत करके केवल गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। इससे ज्यादा उनकी दिलचस्पी नहीं थी किसी और सुधार में। पर सोशलिस्ट लोग जो थे वो जो क्रांति शुरू हो गई थी तो उसके द्वारा फ्रांस में आर्थिक और सामाजिक क्रांति लाना चाहते थे। वे समाजवादी सिद्धांतों को लागू करना चाहते थे और सरकार में समाजवादियों का नेता लुई ब्लां एक नया प्रयोग करना चाहता था।
उसने अपनी समाजवादी योजनाओं को लागू करना शुरू किया और उसके दबाव में आकर समस्त नागरिकों को काम देने की घोषणा करनी पड़ी। इसके लिए नेशनल वर्कशॉप्स, राष्ट्रीय कारखानों की स्थापना की गई, जहां पर सबको निश्चित वेतन पर मजदूरी मिल सकती थी। तो राष्ट्रीय कारखानों में बेकार मजदूर बहुत बड़ी संख्या में आने लगे, लेकिन तय था कि इस तरह के प्रयोग को बहुत ज्यादा दिनों के लिए नहीं चलाया जा सकता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी। जिस समय लुई ब्लां अपने समाजवादी प्रयोगों में व्यस्त था, उसमें फ्रांस में राष्ट्रीय सभा के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर आम चुनाव हो रहा था। अप्रैल में ये चुनाव हुआ और इसमें जो करीब 900 सदस्य थे, जिसमें ह्यूज मेजॉरिटी जो था वो रिपब्लिकन लोगों का था, जो समाजवाद के कट्टर विरोधी थे। मई में इस राष्ट्रीय विधानसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ उस दिन, और स्थायी सरकार जो थी उसने इस्तीफा दे दिया और नया विधान बनाने के लिए एक दूसरी कमेटी का निर्माण हुआ। लामार्टाइन इस कमेटी का प्रधान था। शेष जो सदस्य थे वो भी समाजवाद के विरोधी थे। उन्होंने समाजवाद के प्रचार को रोकने के लिए, उसके प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रीय कारखानों को बंद करवा दिया। तो बहुत से मजदूर जो थे वो फिर बेकार हो गए, भूखे मरने लगे और इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। और जून के महीने में पेरिस की गलियों में भयंकर संघर्ष होता रहा। मजदूरों और सरकार के जो लोग थे, विद्रोह ने बहुत ही प्रचंड रूप धारण कर लिया और इस विद्रोह को दबाना बहुत मुश्किल हो गया। इस सरकार ने जनरल केवाग्ने को फ्रांस का इस विद्रोह को दबाने का पूर्ण अधिकार दिया और केवाग्ने ने बहुत क्रूरता के साथ मजदूरों के इस विद्रोह को कुचल दिया। हजारों व्यक्ति संघर्ष में हताहत हुए। पेरिस की सड़कें लाशों से भर गई। 11,000 व्यक्तियों को बंदी बनाकर देश से बाहर निकाल दिया गया। तो ये जो आप कह सकते हैं कि फ्रांस में पहला जो सोशलिस्ट विद्रोह था वो असफल हुआ, गणतंत्रवादी सफल हुए। समाजवादी आंदोलन को कुचलने के बाद राष्ट्रीय विधानसभा ने देश के लिए एक नवीन शासन विधान बनाने का कार्य आरंभ किया और इसके द्वारा इंतजाम किया गया कि फ्रांस में एक स्थायी गणतंत्र की स्थापना की गई। वयस्क मताधिकार को मान लिया गया और एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर की व्यवस्था की गई। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का था और राष्ट्रपति का 4 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया। नवंबर 1848 को नया संविधान तैयार हुआ और दिसंबर को राष्ट्रपति के चुनाव की तिथि निश्चित की गई। वयस्क मताधिकार का को एक्सेप्ट कर लिया गया था, एडल्ट फ्रेंचाइज को। औरतों का अधिकार नहीं था, पर सारे एडल्ट मेल को वोट देने का अधिकार था। अब इस समय में फ्रांस में एडल्ट फ्रेंचाइज दे देना शायद बहुत सही कदम नहीं था, क्योंकि बहुत इनएक्सपीरियंस लोग थे वहां पर, उनको ये पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये संभव था कि वे उम्मीदवार की योग्यता पर बिना विचार किए ही किसी आकर्षक व्यक्ति के पक्ष में अपना मत देते। इस बात की संभावना थी जिससे गणतंत्र खतरे में पड़ सकता था। लेकिन राष्ट्रीय सभा ने ये नहीं सोचा और इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, एडल्ट फ्रेंचाइज को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब राष्ट्रपति पद का जब चुनाव हुआ तो उसमें 4 उम्मीदवार खड़े हुए थे। लेद्रुरोला था, जनरल केवाग्ने था, रास्पेल था और लुई नेपोलियन था। नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा। वो अपने आप को नेपोलियन का वास्तविक उत्तराधिकारी समझता था और नेपोलियन के नाम से फ्रांस की जनता में बड़ी श्रद्धा थी। चुनाव के समय में इस नाम का खूब प्रचार हुआ। उसके समर्थन को प्रचार करना शुरू किया कि जिस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस का यश सारे संसार में फैलाया था, उसी प्रकार लुई नेपोलियन फ्रांस का नाम ऊंचा करेगा। इस बात का प्रभाव फ्रांस के वोटर्स पर पड़ा और चुनाव में लुई को जबरदस्त सफलता मिली और वो फ्रांस का द्वितीय राष्ट्रपति चुन लिया गया। तो
1848 की क्रांति तो गणतंत्र की स्थापना के साथ समाप्त हो गई। शुरुआत में एक क्रांति जो थी, उसका क्रांति नहीं थी, केवल जो आंदोलन शुरू हुआ केवल सुधारों की मांग थी, लेकिन फिर ये क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गई। फिर इसका स्वरूप रिपब्लिकन हो गया। ठीक है, रिपब्लिकन लोगों की विजय ने वो जो सोशलिस्ट लोग थे उनको चैलेंज करना शुरू कर दिया। वो कुछ समय के लिए आप कह सकते हैं कि 1848 का स्वरूप जो था वो कुछ समय के लिए समाजवादी हो गया। समाजवाद के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाने लगा, लेकिन गणतंत्रवादियों में और समाजवादियों में संघर्ष अनिवार्य था। तो फिर समाजवादियों को दबाया गया और फिर गणतंत्रवादियों की विजय हुई। तो डिफरेंट स्टेजेस में ये क्रांति गुजरी, लेकिन आखिरकार इसका अंत क्या हुआ? 1848 की इस क्रांति का अंत क्या हुआ? आखिरकार ये हुआ कि जिस व्यक्ति को फ्रांसीसियों ने इतनी उम्मीद के साथ अपना राष्ट्रपति चुना था, उसको परखने में ये लोग नाकामयाब रहे थे और बहुत जल्द उसने फ्रांस में गणतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस में उसने फिर एक नए राजतंत्र की शुरुआत कर दी। तो अब कह सकते हैं कि फ्रांस की 1848 की जो क्रांति थी, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि कुछ समय के वोट का अधिकार बढ़ गया और कुछ समय के लिए वहां गणतंत्र की स्थापना हो गई और सोशलिस्ट लोगों ने एक एग्जाम्पल पेश किया, मजदूरों ने संघर्ष करके एक एग्जाम्पल पेश किया कि भविष्य में किस तरह की चुनौती लिबरल डेमोक्रेटिक रेजिम्स को सोशलिस्ट लोगों से, वामपंथी लोगों से मिलने वाली है। उसकी एक झलक 1848 में फ्रांस में देखने को मिलती है। लुई नेपोलियन जो फ्रांस के इस नए गणतंत्र का राष्ट्रपति नियुक्त हुआ, पहला राष्ट्रपति नियुक्त हुआ, जैसा कि अभी हमने आपसे कहा कि वो अपने चाचा के पद चिन्हों पर चलना चाहता था और फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना करना चाहता था और उसने बहुत जल्द कुछ ही वर्षों में ये काम कर दिखाया। तो 1848 की क्रांति इस मायने में बहुत सफल नहीं कही जा सकती है। इसका असर यूरोप के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ा। कहते हैं कि फ्रांस का असर पड़ता था यूरोप के दूसरे हिस्सों पर भी। एक महत्वपूर्ण जो इस क्रांति का असर पड़ा वो ये था कि ऑस्ट्रियन साम्राज्य का जो चांसलर था मेटरनिक, उसको अपने पद से हटना पड़ा। आपको बता दें कि 1815 के बाद 1848 तक मेटरनिक का व्यक्तित्व जो था पूरे यूरोप पे छाया हुआ था। वो पुरातन पंथी था और ऑस्ट्रिया के साम्राज्य को बचाए रखने के लिए उसने जो कंजर्वेटिव टेंडेंसीज थे उनको जिंदा रखा। लिबरल फोर्सेस को, प्रोग्रेसिव फोर्सेस को, डेमोक्रेटिक फोर्सेस को दबाने का उसने प्रयास किया। पर 1848 की इस क्रांति का नतीजा ये हुआ कि मेटरनिक को अपने पद से हटना पड़ा। तो यूरोप में कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो सबसे बड़ा नायक था उसको सीन से हटना पड़ा और उसके बाद पूरे यूरोप में परिवर्तनों का दौर शुरू होता है। 1848 के बाद से एक जबरदस्त प्रयास होना शुरू होता है। दो एकीकरण आंदोलनों की तरफ लोग बढ़ते हैं, इटली का एकीकरण आंदोलन और जर्मनी का एकीकरण आंदोलन। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। उस हिसाब से बहुत परिवर्तन नहीं हुआ, टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री का, लेकिन हिस्ट्री बहुत टर्न नहीं कर पाई। लेकिन इतिहास में और फ्रांस के इतिहास में इस क्रांति का बेहद महत्वपूर्ण स्थान फिर भी माना जाता है। अगले क्लास में हम इस पेपर 7 के पहले यूनिट का जो आखिरी टॉपिक है रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग से विदा। थैंक्स। पढ़िए, तैयारी कीजिए।